कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हम लोगों ने उसकी थ्योरी अच्छी तरीके से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लीज़ उसकी वीडियो देखिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक के सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट ब्लू बॉक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैंने जब चैप्टर टीच किया था तो उसका आंसर दिया था, पर दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हमें एयर में बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए, और हम इसे किस चीज़ से क्लीन करते हैं? हम इसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है ना। किस चीज़ से क्लीन करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो सैंड पेपर से क्यों क्लीन करना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। जब हमारा मैग्नीशियम रिबन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो अपने ऊपर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर। क्या बना लेता है? उसके ऊपर, उसके सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो देखो एक्चुअली में क्या होता होगा, एज्यूम करो कि हमारे पास ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या कर रहा है? धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से। तो इसके ऊपर इस तरीके से क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके सरफेस पर क्या हो जाएगी? क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो लेयर मैं आपको बता के दिखा रही हूँ इस तरीके से, वो उसके पूरे सरफेस पर बन जाएगी। अब आपका जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा? वो डायरेक्ट मैग्नीशियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पहले सैंड पेपर से इसे क्लीन करते हैं। तो सैंड पेपर को क्लीन करने से इसके ऊपर का क्या होगा? इसके ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। और जब आप उसे बर्न करोगे तो वो इजीली बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसे इसलिए क्लीन करना चाहिए ताकि इसके सरफेस पर बने हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हम रिमूव कर सकें, ठीक। और मैग्नीशियम रिबन को फिर हम आसानी से बर्न कर पाएंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, हमें उन्हें बैलेंस करना है। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, मेरे ना बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कहते हैं कि मैम आपने ना आयरन को Fe लिखा, आप लोगों ने कॉपर को Cu लिखा, जिंक को आपने Zn लिखा, हाइड्रोजन में आप H2 लगा देते हो, ऑक्सीजन में आप O2 लगा देते हो, नाइट्रोजन में आप N2 लगा देते हो। अब हमें कैसे पता चलेगा वो मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है? कि जर्नली जो हमारे मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। एग्जाम्पल जिंक, एग्जाम्पल कॉपर, आपका सोडियम, आपका पोटेशियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। और जर्नली जो हमारी गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है O2, ऑक्सीजन एक गैस है O2, और नाइट्रोजन एक गैस है N2। मैं बोल रही हूँ सारी गैसेस नहीं होती है डाई एटॉमिक फॉर्म में, पर ज़्यादातर गैसेस हमारी डाई एटॉमिक फॉर्म में है। जैसे ओजोन भी आपकी गैस है पर वो O3 फॉर्म में मिलती है। इसलिए आप ये मत कहना कि सारी गैसेस डाई एटॉमिक होती हैं। जर्नली जितनी भी गैसेस होती है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। तो आपको डाई एटम्स है, और ज़्यादातर आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैलेंस फॉर्म लिखनी है, तो लिखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन, तो अभी मैंने आप लोगों को बोला हाइड्रोजन गैस है, क्या होगा? H2, क्लियर। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? गैस है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेगी। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl, Cl2, क्लियर है ना। अब ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करना है। अब देखते हैं एक बार हाइड्रोजन क्लोराइड भी क्या बने। क्लास में आप लोगों ने वैलेंसी पढ़ी थी, ठीक। वैलेंसी से आप लोगों ने कंपाउंड फॉर्मेशन सीखा था। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट कराना है, तो आप लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। अब ये इससे ये ऐसे क्रॉस होता था, तो क्या बनेगा? H1Cl1, पर 1 हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो क्या बनेगा? HCl। तो जब आपका हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये तो अभी मैंने रिएक्शन लिखी है,
ठीक है ना, वो रिएक्शन मुझे वर्ड फॉर्म में दी हुई थी, इसे मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे आप लोगों को बतानी है इसकी बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए बैलेंसिंग भी करते हैं। देखो एक बार, अभी मैंने आप लोगों को लिख के दिया था H2 + Cl2 gives HCl। देखो मेरे पास ना दो तरीके हैं, मैं एक बार आपको दोनों तरीके से बैलेंस करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। क्लोरीन के भी यहाँ पर कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, 1। क्लोरीन का भी यहाँ पे कितना है, 1। अब मुझे हाइड्रोजन के कितने करने हैं, 2 करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। क्लोरीन का भी चेक करते हैं, अब ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2। तो देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गए ये बैलेंस। एक तो ये वाला तरीका था जो मैंने डायरेक्ट इक्वेशन से कर दिया। एक और मैं आप लोगों को एक और मेथड बताती हूँ, आप लोग एक बार उसे भी देखिए। उस मेथड के लिए हम यहाँ पे एटम्स लिखेंगे, जो रिएक्शन में मेरे एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, बस और कोई एटम नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्टेंट में ये कितने प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे कि प्रोडक्ट में हमारे कितने प्रेजेंट है। अब आप लोग देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। क्लोरीन के भी कितने एटम हैं, 2, ठीक है ना। अब हम प्रोडक्ट की साइड चलते हैं, ठीक। ये तो मैंने बैलेंस की थी। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का कितना है, 1, और क्लोरीन का भी कितना है, 1, ठीक है ना। अब हम किसी एक एटम को पहले बैलेंस करते हैं। एज्यूम करो पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने थे, 2। प्रोडक्ट में कितने हैं, 1। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में जहाँ पर भी हाइड्रोजन है उसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। अब हम दोबारा से टेबल बना के देखेंगे, तो अब हम अगेन अपनी टेबल को बना के चेक करते हैं, फिर से चेक करेंगे। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2। यहाँ पर भी क्लोरीन के कितने हैं, 2। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 2 1 जा 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2। क्लोरीन का 1, 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2। अब आप देखो आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हो गई, यानी ये रिएक्शन मैंने अब आप लोगों की कर दी है बैलेंस, ठीक है। तो आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे, टैबुलर फॉर्म करना है टैबुलर फॉर्म करो, डायरेक्ट फॉर्म करना है डायरेक्ट फॉर्म करो। चलो एक और हमारा बैलेंसिंग है, उसे भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना हमारे पास, क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba, क्लोराइड Cl। अब पहले हम तो यही चेक कर लेंगे कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो पहले कंपाउंड चेक करो आप लोग। बेरियम क्या है, Ba, क्लोराइड क्या है, Cl, ठीक है। अब आप लोग फिर से 9th क्लास की वैलेंसी को रिवाइज करो और मुझे बताओ बेरियम की वैलेंसी क्या होती है। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, Ba1 पर 1 तो हम दिखाते नहीं हैं, और क्या हो जाएगा, Cl2। तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मुझे क्या बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, ठीक। सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। आप लोगों को अगर ये याद नहीं है कि इनके सिंबल क्या है, इनके वैलेंसी क्या है, तो आप लोग अपनी NCERT की 9th क्लास की बुक ओपन कीजिए और उसमें से इन्हें लर्न कीजिए, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम का आपका एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। सल्फेट की वैलेंसी क्या हो गई, 2। फिर से आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस, दैट इज व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट। वीडियो रोकना। चलो, तो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 का होल थ्राइस। अब हमें क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट। चलो पहले मैं आप लोगों को कंपाउंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 10th में आने के बाद जब बच्चों को मैं रिएक्शंस देती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्हें कंपाउंड फॉर्मेशन ही याद नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक स्टेप से सारी चीज़ें बता रही हूँ। बेरियम सल्फेट, बेरियम क्या है, Ba, सल्फेट SO4, ठीक है।
बेरियम वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, ये दोनों सेम 2 से कट जाएंगे, तो ये इस तरीके से क्या बनेगा, ये बनेगा BaSO4। ठीक है, फिर मुझे क्या बनाना है, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास AlCl3। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कंपाउंड बता दिए। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे इक्वेशन की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर अभी इसी को बैलेंस करेंगे। चलो, तो हम लोगों ने किया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस, चलो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी हम लोगों ने बनाया था एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स व्हाट, गिव्स बेरियम सल्फेट। अभी आप लोगों ने बनाया बेरियम सल्फेट इज BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगी, फिर आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास बेरियम के कितने एटम्स हैं, 1, क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2। तो पहले मैं बेरियम को बैलेंस करती हूँ। देखो यहाँ पे बेरियम का कितना है, 1, तो आपका बेरियम तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे Al2 लिखा है, तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना प्रेजेंट है, 1, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से, तब क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो अब आपके एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हो गए, 2, इधर भी एल्यूमिनियम के 2 थे, उधर भी एल्यूमिनियम के 2 हो गए, इधर बेरियम का 1 था, उधर भी बेरियम का 1 हो गया। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन के यहाँ पर कितने हैं, 3, इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 2 3 जा 6, तो क्लोरीन के टोटल कितने एटम्स है, 6, तो मुझे यहाँ पे क्लोरीन के टोटल कितने एटम्स करने होंगे, 6, लेकिन है कितने, 2, तो 2 को मुझे 6 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से, 3 2 जा 6, तो अब मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तब आप देखिए क्लोरीन के तो 6 हो गए, पर बेरियम के टोटल कितने एटम्स बन गए, अब बेरियम के 3 बन गए, और इधर तो बेरियम का 1 ही है, तो इसलिए अब मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से। ठीक है ना, तो अब देखिए बेरियम का भी कितने हो गए, 3, अब सल्फेट के भी यहाँ पर कितने हो गए, सल्फेट के भी इधर 3 हैं, और इधर सल्फेट के ऑलरेडी 3 एटम्स थे ही, तो हो गई आप लोगों की रिएक्शन बैलेंस। एक बार फिर से चेक करो, बेरियम की कितने हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बेरियम के टोटल एटम्स कितने हैं, 3। ठीक है, इधर भी देख लेते हैं, 3 1 जा 3, तो बेरियम के टोटल एटम्स कितने हैं, 3। क्लोरीन के इधर 2, इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 3 जा 6, तो क्लोरीन के टोटल एटम्स कितने हैं, 6। इधर भी चेक कर लेते हैं, इधर 3 है, इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये भी कितने हो गए, 6। अब चेक करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के इधर टोटल कितने एटम्स हैं, 2, और इधर देखिए 1 2 1 जा 2, तो एल्यूमिनियम के इधर भी टोटल कितने एटम्स हैं, 2। अब चेक करते हैं सल्फेट के, सल्फेट के यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3, और इधर भी कितने हो गए, 3। तो ये हो गई मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड बाय डायरेक्ट मेथड। अब एक बार हम क्या करते हैं, टैबुलर फॉर्म भी चेक कर लेते हैं। अच्छा टैबुलर, ठीक है ना, सल्फेट यहाँ पर भी है, सल्फेट यहाँ पर भी है, सल्फेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, सल्फेट सल्फर में कन्वर्ट नहीं हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं हुआ, सल्फेट सल्फेट ही रहा। इसीलिए, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए ना ऐसे यूज़ कर रही हूँ उसे, कि अगर मेरे को अपने एटम्स लिखने हैं तो मेरे पास एटम्स क्या हो गए, बेरियम Ba, फिर क्या है क्लोरीन, देन मेरे पास क्या है एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है एल्यूमिनियम, और मैंने यहाँ पर ले लिया सल्फेट SO4। ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका रिएक्टेंट में सल्फेट है तो प्रोडक्ट में भी सल्फेट हो, और उसके साथ कोई अदर बाय प्रोडक्ट सल्फर और ऑक्सीजन की टर्म में अलग ना हुआ हो। ठीक है ना, तब मैं रिएक्टेंट, इधर रिएक्टेंट आपके लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा किस चीज़ का बनेगा, प्रोडक्ट का। और अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे रिएक्टेंट में बेरियम का कितना है। आपके रिएक्टेंट की साइड में बेरियम का 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का 2 है, एल्यूमिनियम भी मेरे पास कितने हैं 2, और सल्फेट के भी मेरे पास कितने आइटम्स है 3। चलिए प्रोडक्ट में बेरियम का कितना है मेरे पास 1, क्लोरीन के मेरे पास कितने हैं 3, एल्यूमिनियम का चेक करते हैं। एल्यूमिनियम का मेरे पास कितना है 1, एंड देन सल्फेट का मेरे पास कितना है 1। ठीक, हम लोगों ने अपना टैबुलर फॉर्म कन्वर्ट किया और देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
के एटम्स क्या क्या हैं। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बेरियम और देन हम चेक करेंगे एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। तो बेरियम का कितना है 1, इधर भी कितना है 1, एल्यूमिनियम के इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 1, तो रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में कितना है 1, तो मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, क्योंकि आपका ये कितना है 2, रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए 2, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की साइड में जहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो प्रोडक्ट की साइड में यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से, तो ये मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपनी नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टेबल आप लोग बनाइए और दोबारा से एटम्स चेक कीजिए, ठीक है। तो करते हैं एटम्स चेक अगेन। अभी रिएक्टेंट में बेरियम के अब भी कितने हैं 1, क्लोरीन के अब भी कितने हैं 2, एल्यूमिनियम के अब भी कितने हैं 2, सल्फेट के कितने हैं 3। अब प्रोडक्ट में आ जाते हैं, बेरियम का अभी भी कितना है 1, सल्फेट का अभी भी कितना है 1, लेकिन अभी एल्यूमिनियम के कितने हो गए हैं 2 1 जा 2, ठीक है ना, और क्लोरीन के कितने हो गए 3 × 2, तो टोटल कितने हो गए 6। क्लियर हो गया ना। तो अब आप लोग चेक कीजिए, अब आप लोगों का एल्यूमिनियम बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दिया, क्लोरीन के मेरे पास 6 हैं और सल्फेट मेरे पास कितने हैं 1, अभी ठीक है, ठीक है। तब आप लोग देखिए, आप लोगों ने एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया। अब हम लोग किसे बैलेंस करते हैं, अब हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट की साइड में क्लोरीन टोटल कितने हैं 6 और रिएक्टेंट अभी सिर्फ कितने हैं 2 ही हैं, तब हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 3 जा 6। तो रिएक्टेंट की साइड में जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो दैट इज बेरियम इधर है रिएक्टेंट की साइड में, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, हो गया। अब हम लोग फिर से एक बार और टेबल बनाते हैं और टेबल बना के फिर एक बार चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखो आपका बेरियम का कितना हो गया 3 1 जा 3, तो बेरियम के रिएक्टेंट में 3, क्लोरीन के कितने हो गए 3 2 जा 6, तो आप लोगों ने क्लोरीन की कर दिए 6, एल्यूमिनियम के कितने हैं 2, सल्फेट के कितने हैं 3, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट के साइड में चलते हैं, बेरियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है 1, सल्फेट के कितने एटम्स प्रेजेंट है 1, एल्यूमिनियम के कितने हो गए 2 1 जा 2 एंड क्लोरीन के 2 3 जा 6। अब आप लोग देखिए, आपका क्लोरीन और एल्यूमिनियम ये दोनों तो हो गए बैलेंस्ड, लेकिन बेरियम का रिएक्टेंट की साइड में कितना है 3 और प्रोडक्ट की साइड में कितना है 1, तो मुझे जहाँ पर बेरियम है उधर प्रोडक्ट की साइड में किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए 3 की, तो हम लोगों ने इधर कर दी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड में जहाँ पर बेरियम था उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, कर दी। अब दोबारा से टेबल बनाते हैं और फिर से चेक करते हैं। देखो बेरियम के 3, ठीक है, क्लोरीन के 6, ठीक है, एल्यूमिनियम के 2, ओके, सल्फेट के 3, ठीक है। अब प्रोडक्ट की साइड में चलते हैं, बेरियम के कितने हो गए 3 3 1 जा 3, तो बेरियम के 3 हो गए हैं। अब सल्फेट के कितने हो गए 3 1 जा 3, तो अब आप लोगों के सल्फेट के भी कितने हो गए हैं 3, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक है ना। तो आप चाहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज टेबुलर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन में मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि अगर रिएक्टेंट में सल्फेट है और प्रोडक्ट में भी सल्फेट है, साथ में ऑक्सीजन नहीं अलग से निकली, क्योंकि हो सकता है हम सल्फेट को गर्म करें, हीटअप करें तो ऑक्सीजन निकल सकती है, या हो सकता है सल्फ़र अलग हो सकता है, या ये सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तब हम यहाँ पे सल्फेट यूज़ नहीं कर सकते, तब आपको एटम्स में सल्फ़र को अलग लेना है और ऑक्सीजन को अलग लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो हमें बैलेंस करनी है। चलो तो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सोडियम। सोडियम आपका क्या है, मेटल, तो मेटल कौन सी फॉर्म में होगा, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक Na, ठीक, प्लस वाटर। वाटर तो सबको ही पता है, वाटर क्या होता है H2O, गिव्स व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो कंपाउंड बनाते हैं पहले, सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH, Na की वैलेंसी 1, OH की भी 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है तो कौन सी फॉर्म में होगी, डाई एटॉमिक, ठीक है।
पहले मैं यूज़ करती हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड और डायरेक्ट मेथड, देन टैबुलर फॉर्म। देखो सोडियम का यहाँ पर कितना है 1, सोडियम का यहाँ पर भी कितना है 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन का इधर कितना है 1, ऑक्सीजन का इधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन के इधर टोटल कितने हैं 2। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने आइटम्स प्रेजेंट है 1 और यहाँ पर टोटल कितने आइटम्स है 2, तो हाइड्रोजन के प्रोडक्ट की साइड में टोटल कितने आइटम्स हो गए 3, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए इधर हाइड्रोजन इवन टर्म में है, इधर हाइड्रोजन ऑड टर्म में है। जब हमारे पास ये वाला केस आता है कि एक तरफ इवन और एक तरफ ऑड होते हैं तो हम अपने ऑड वाले टर्म्स को भी इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये 1 है इसी को, ये ऑड टर्म को इवन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए आप लोगों का इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 और इधर भी हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो इधर प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन के टोटल कितने आइटम्स प्रेजेंट है 4 और इधर कितने प्रेजेंट है 2, तो मैं इससे किसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन के टोटल कितने आइटम्स हो गए 2 और इधर चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 2 1 2, तो आपके ऑक्सीजन के भी कितने आइटम्स हैं 2, ठीक है ना। तो आप लोगों का इस साइड हाइड्रोजन के टोटल 4 है, ऑक्सीजन के टोटल 2 हैं, इधर भी आप लोगों के हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं। सोडियम का कितना हो जाएगा 2 1 2 और इधर सोडियम के कितने हैं 1, तो इसलिए मैंने इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दी 2। अब आप लोग चेक कर लीजिए आप लोगों की रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। सोडियम के टोटल एटम्स कितने हुए 2, इधर भी सोडियम के टोटल कितने एटम्स है 2, इधर इस साइड हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स है 4, इधर कितने हैं 2 और इधर भी कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 4। ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं 2, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। टैबुलर फॉर्म आप लोग ट्राई कीजिए, अगर आपका टैबुलर फॉर्म में बैलेंस नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको फिर से इसका टैबुलर फॉर्म बैलेंस करके दूंगी। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक, इन्होंने कहा हुआ है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को वाटर में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो अभी मैंने आप लोगों को बेरियम क्लोराइड तो बना के दिया था, बेरियम क्लोराइड अभी हम लोगों ने बनाया था, तो बेरियम क्लोराइड हमारे क्या आ रहा था BaCl2। अब बात करते हैं सोडियम सल्फेट की, चलो वो बनाते हैं। सोडियम इज Na, सल्फेट इज SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा Na2SO4, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा Na2, ठीक है, Na2SO4, ठीक है। अब आगे क्या कहा हुआ है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम इज Ba, सल्फेट इज SO4, दोनों की वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा BaSO4 प्लस एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सबको ही पता होगा NaCl, ठीक। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में कहा हुआ था विद देयर सिंबल, तो एक बार हम सिंबल बनाते हैं पहले, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बेरियम क्लोराइड BaCl2, देखो बच्चों ये दोनों पानी में सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब वाटर में सॉल्यूशन होता है तो हम उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, तो इसलिए मैं इधर क्या लिखूंगी AQ, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। ये भी वाटर में है एक्वस सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट को बोला गया है कि वो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, दैट मीन्स ये PPT बना होगा। मैंने जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला था PPT सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, और मैंने बोला था कि PPT को फिर हम डाउनवर्ड रिएक्शन, डाउनवर्ड एरो से डिनोट कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं। बेरियम 1, इधर भी बेरियम का कितना है 1, इधर देखिए क्लोरीन के टोटल कितने एटम्स है 2 है ना 2, तो इधर भी क्लोरीन के कितने एटम्स होने चाहिए 2, लेकिन है तो 1, इसलिए मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। तो देखिए क्लोरीन का कितना हो गया 2, सोडियम के भी कितने हो गए 2, तो सोडियम के ऑलरेडी 2 है, सल्फेट का कितना है 1, इधर भी सल्फेट का कितना है 1, हो गई आप लोगों की रिएक्शन बैलेंस्ड।
टैबुलर फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, टैबुलर फॉर्म आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए इसका टैबुलर फॉर्म में करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस के टैबुलर बैलेंसिंग आप कीजिएगा। देखिए हमारे पास कौन कौन से एटम्स है, बेरियम, देन क्लोरीन, फिर मेरे पास है सोडियम, फिर से मैं कह रही हूँ कि रिएक्टेंट भी सल्फेट है, प्रोडक्ट में भी सल्फेट है, और कोई अदर प्रोडक्ट सल्फर या ऑक्सीजन की टर्म में नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्ट SO4 यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बेरियम का इधर कितना है 1, क्लोरीन का इधर 2, सोडियम के 2, सल्फेट का 1। प्रोडक्ट की साइड में बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सोडियम आपका 1 है एंड क्लोरीन भी आपका 1 है। तो मैं क्लोरीन को बैलेंस करना चाहती हूँ तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तब आप उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। अभी हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाया था तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ NaOH। अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था, क्वेश्चन में क्या है वाटर में है, तो वाटर में है तो मुझे एक्व सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या, ये भी हम लोग बना चुके हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन जो था बैलेंसिंग का उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया था और ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन में है AQ। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज H2O। चलिए बैलेंस करें। सोडियम के इधर टोटल कितने एटम्स है, सोडियम के यहाँ पे कितने हैं 1, रिएक्ट प्रोडक्ट में भी सोडियम के कितने हैं 1। ठीक है ना, ओके देखिए हाइड्रोजन का इधर कितना है 1 और हाइड्रोजन का इधर भी कितना है 1, तो टोटल रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने हैं 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है 1, इधर भी ऑक्सीजन का कितना एटम है 1, क्लोरीन के कितने एटम है 1, इधर भी क्लोरीन का कितना एटम है 1। दैट मीन्स रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है ना, एक बार और चेक कीजिए, सोडियम 1, इधर भी सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 1। ठीक है, अब रिएक्टेंट में एक हाइड्रोजन इधर है एक इधर है 1 and 1 2, तो टोटल हाइड्रोजन के रिएक्टेंट की साइड में कितने एटम्स है 2, उधर भी कितने एटम्स है 2। क्लोरीन के कितने एटम है 1, प्रोडक्ट में भी क्लोरीन के कितने हैं 1, हो गई बैलेंसिंग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, आपका पहला ब्लू बॉक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट ब्लू बॉक्स आपका पेज नंबर 10 पर है, अब उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तब मैंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला था, जब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड रिएक्शन समझा रही थी, तब मैं बार बार कह रही थी कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा बोर्ड में आती है। और देखिए आपके ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग में यूज होता है, नेम द सब्सटेंस एक्स। तो हमें उस सब्सटेंस को बताना है जिसके सॉल्यूशन को आप वाइट वॉशिंग में यूज करते हो, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और हमें उसका फॉर्मूला भी यूज करना है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग के लिए जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन यूज हो रहा था दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डाल देते थे तो पानी में डालने के बाद हमें पहले हिसिंग साउंड सुनाई देती थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट निकलती थी जिससे सॉल्यूशन हीटअप हो जाता था, गर्म हो जाता था, उसके बाद एक पेस्टी सॉल्यूशन बनता था। उस सॉल्यूशन को हम ब्रश की हेल्प से वॉल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, नो दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो एक्स सब्सटेंस है वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसके सॉल्यूशन को हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। ठीक है, तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, राइट इट्स फॉर्मूला दैट इज CaO। नेक्स्ट है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन इक्वेशन 1 अबव विद वाटर।
अब मुझे क्या करना है, इस सब्सटेंस को वाटर से रिएक्ट कराना है, तो ठीक है हम इसके अंदर वाटर डाल देते हैं। और आप लोगों को पता होगा ये कौन सी रिएक्शन का टाइप था, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप था, क्योंकि ये दोनों जुड़ते थे और ये दोनों एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे, दैट इज व्हाट, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, बुझा चूना। और यही आपके वॉल्स पर अप्लाई होता है बाय यूजिंग ब्रश, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आपके दो रिएक्टेंट ने जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना दिया। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं चेक करते हैं। कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कैल्शियम का कितना हो गया 1। अच्छा, ऑक्सीजन का 1 एटम इधर है, 1 एटम इधर है, तो टोटल एटम कितने हो गए 2। इधर देखिए ऑक्सीजन का कितना है 1, लेकिन ये होल ट्वाइस है, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ऑक्सीजन के भी टोटल कितने एटम्स हो गए 2, हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर ये होल ट्वाइस है तो इस 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो हाइड्रोजन के भी टोटल कितने एटम्स हो गए 2। हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज इन टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। अगर आप लोग अपनी बुक की एक्टिविटी 1.7 देखेंगे तो वो एक्टिविटी है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हम लोगों ने एक बीकर लिया हुआ है, उसमें आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं बाय हेल्पिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड की फॉर्म में वहाँ पे यूज़ किया हुआ है और वाटर में करंट पास किया है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वहाँ पे ये हो रहा है कि जब हम लोगों ने वाटर में करंट को पास किया, दैट मीन्स आप लोगों ने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो हमें 2 गैस मिली, एक गैस मिली हाइड्रोजन और दूसरी गैस मिली ऑक्सीजन। आपका जो वाटर है ना वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। बैलेंसिंग जल्दी से करते हैं, ठीक है ना। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन का 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई हो गई 2 से। अब हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए 4, तो ये हो गया। अब आप लोग देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुआ। इसका मतलब है जब वाटर फॉर्म होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, ठीक है ना। जब वाटर का कंपाउंड बनता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की फॉर्म में कंबाइन होते हैं एंड तब वाटर फॉर्म होता है। इसीलिए हमें एक रिएक्शन डबल मिली और एक रिएक्शन आपको 1 रेशियो में मिली। तो जो डबल रेशियो में मिली दैट इज हाइड्रोजन था, जो गैस आपको डबल में मिली दैट इज हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपेयर में डबल थी। यहीं से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस आपको कैथोड पर मिलती है और कौन सी गैस आपको एनोड पे मिलती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, वहाँ पे आप चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोगों का ये इंटेक्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका इंटेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपका पेज नंबर 13 पर है। तो चलिए पेज नंबर 13 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू। क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं। तो देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, आप लोगों ने इसमें क्या डाल दिया, आयरन, ठीक। तो मैं आपको बता चुकी हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन आपका हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर। तो आयरन मेटल आपका क्या करेगा, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस करेगा, है ना। इसमें मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। और इसका कौन सा कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। तो क्वेश्चन में है कि ब्लू कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गया फेरस सल्फेट में। तो पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था इसलिए ब्लू था। रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद क्या बन गया, फेरस सल्फेट, जिसका कौन सा कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, इसलिए हमारा कलर चेंज हो गया। इसी में और करके एक आयरन नेल को हमने डिप करके रख दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक। स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व। तो ब्लू कलर का चेंज ग्रीन कलर में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। लोगों ने अपने NCERT के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं।
नेक्स्ट वीडियो भी हम अभी इसी के साथ ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, आज के लिए इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू।